एवरीवन हेलो। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम एक तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, और एक ओवरव्यू देखेंगे और क्या करेंगे, जो टाइप्स है फार्मिंग की उनके बारे में हम करेंगे। सो प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में पहले हम बात करेंगे अबाउट फार्मिंग कि हमारे सिलेबस में वैसे तो टोटल 3 टाइप्स की फार्मिंग गिवन है, बट वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस कौन सी होती है, जो खुद के गुजारे के लिए करी जाती है, फार्मर अपनी फैमिली के लिए उसे प्रोड्यूस करता है और अपनी फैमिली में ही उसे यूज कर लेता है, ठीक है। और कॉमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है, कॉमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर हम ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करते हैं और उसको मार्केट्स में ले जाके बेचते हैं, यानी कि प्रॉफिट के लिए उसे उगाया जाता है। तो सब्सिस्टेंस में हम प्रिमिटिव और इंटेंसिव की आगे बात करेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर हम मिक्स्ड फार्मिंग की बात करेंगे और साथ ही साथ प्लांटेशन फार्मिंग की हम बात करेंगे। वैसे तो प्लांटेशन एक अलग टाइप की फार्मिंग होती है, बट हमारे सिलेबस के अंदर इसको कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स की क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे हैं, कितने हमारे सीजन्स आते हैं क्रॉप्स के। तो 3 सीजन्स होते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। देन मेजर क्रॉप्स की कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं इंडिया के अंदर, तो हम उनकी बात करेंगे, उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो फूड क्रॉप्स यहाँ पर है, फूड क्रॉप्स के अंदर हम फूड क्रॉप्स करेंगे, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स करेंगे, यानी कि जो हम ग्रेन्स खाते हैं वो, और ग्रेन्स के अलावा जो प्लांटेशन करी जाती है वो। साथ ही साथ हम नॉन फूड क्रॉप्स लेंगे, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और एक हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो उगाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देन उसके बाद बात आती है रिफॉर्म्स, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब वो अगर सेम ट्रेंड पे ही चलता रहेगा तो काम तो नहीं चलेगा, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो इसलिए हमें उसके अंदर आगे जो है एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स बनाए गए, कैसे रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशनल कौन से रिफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल कौन से रिफॉर्म्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी में कितना पार्ट हमें देता है, कि कितना हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका पार्ट है हमारी इकोनॉमी में, कितनी जीडीपी बनाता है, कितनी एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी है, उसके फूड सिक्योरिटी के कारण से कितने पार्ट्स में लोगों को डिवाइड करा हुआ है, क्या है वो पार्ट्स, क्या वो सही है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ग्लोबलाइजेशन की भी बात करेंगे, कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, यानी कि जो मूवमेंट हो रही थी लोगों की ट्रेड और कल्चर, तो इन सब के कारण से एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ा, तो इन सब की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब हम इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। Agriculture produces most of the food that we consume. Agriculture also produces raw material for various industries. तो इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरली तो इम्पॉर्टेंट कंट्री है। लगभग 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है, अबाउट 60% जो पीपल रहते हैं इंडिया में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज्ड हैं। एग्रीकल्चर तो एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि ज़्यादातर फूड बनाती है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, और साथ के साथ ये रॉ मटेरियल्स भी बनाती है, यानी कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूड बना रही है, इट ऑल्सो मेक्स द रॉ मटेरियल जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है। जैसे फार्मिंग करी जाती है कॉटन की प्लांटेशन करी जाती है, देन कॉटन की जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसको इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, उससे यार्न बनता है, यार्न से फिर हमारे क्लोथ्स बनते हैं। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, एग्रीकल्चर उसे भी बनाता है, प्रोड्यूस करता है। और एग्रीकल्चर के अंदर वैसे तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फूड क्रॉप्स की बात करेंगे, कि फूड रॉ मटेरियल इनकी हम बात करेंगे, बट एग्रीकल्चर इतने तक ही सीमित नहीं है। एग्रीकल्चर आगे भी जो है
प्रोसेसेस में होती हैं, जैसे कि वैसे तो एग्रीकल्चर के अंदर इसमें हम बात क्या करेंगे, अबाउट फूड एंड रॉ मटेरियल की बात करेंगे, बट एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, यानी कि जैसे हम एग खाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, चिकन को संभाला जाता है, उसकी फार्मिंग करी जाती है, हस्बेंड्री करी जाती है एनिमल्स की, तो वो होती है, वो भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट ही है। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, फूड बनाया जाता है, रॉ मटेरियल बनाया जाता है, और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी होती है। काउस को ही ले लो, काउस को संभाला जाता है और उनसे मिल्क लिया जाता है, तो इस तरीके से ये भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो आगे हम देखते हैं, डू यू नो इंडिया इज द सेकेंड इन द वर्ल्ड इन क्रॉप आउटपुट नेक्स्ट टू चाइना। तो टॉप में सबसे है चाइना, जो कि वर्ल्ड में क्रॉप्स आउटपुट हमें देता है, और उसके बाद है इंडिया। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टिवेशन। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो हमें पता है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। अब उसमें से 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया इंडिया का, वो कल्टीवेशन के अंडर है, यानी कि उसके ऊपर फार्मिंग करी जाती है। एग्रीकल्चर इन इंडियाज बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर एम्प्लॉयज 52.1% ऑफ टोटल वर्क फोर्स। तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है, जो पैसे प्रोवाइड करता है, इकोनॉमी को बढ़ाता है, और जिसके अंदर अबाउट 52.1% जो है एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो हमारी 3 टाइप्स हमें बता रखी है, वैसे तो 2 टाइप्स है, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, बट हमने यहाँ पर सब्सिस्टेंस को भी क्लासिफाई कर लिया है। तो पहला है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग में ही हम प्लांटेशन को कवर करेंगे। तो पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये कुछ ही पॉकेट्स में, कुछ ही एरियाज जो हैं इंडिया के, वहाँ पर फॉलो करी जाती है, प्रैक्टिस करी जाती है। स्मॉल पैचेस लैंड, यानी कि थोड़ी थोड़ी लैंड में इनको प्रैक्टिस करा जाता है, जिसके अंदर फैमिली या फिर कम्युनिटी लेबर, यानी कि फैमिली के जो लोग हैं वो सभी मिलकर के काम करते हैं, उगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी है तो वो सब मिलके यहाँ पर लेबर करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। इनके अंदर प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हो, डिगिंग स्टिक्स, तो इन सब को यूज़ करके यहाँ पर प्रोडक्शन करी जाती है, फार्मिंग करी जाती है। देन प्रीडोमिनेंस ऑफ मैनुअल लेबर, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है मात्रा में मैनुअल लेबर करा जाता है, जो हमारी मशीन्स हैं उनका इनका यूज़ नहीं किया जाता इनके थ्रू, इसके अंदर ज़्यादातर मैनुअल लेबर ही करा जाता है। इरिगेशन के लिए रेनफॉल पर डिपेंड होती हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी का ये यूज़ नहीं करती, और इसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। सो व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? इट इज़ अ प्रिमिटिव सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज क्लियर ऑफ वेजिटेशन बाय स्लैशिंग एंड बर्निंग एंड इज देन कल्टिवेटेड। तो इसके अंदर होता क्या है, एक लैंड का वो पीस लेते हैं, पहले उसके ऊपर स्लैश करते हैं, उसे थोड़ा साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसे जला देते हैं उस लैंड को, ताकि वहाँ पे जो गंदगी होगी वो जल जाएगी, और उसके बाद उसके ऊपर कल्टीवेशन करी जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है अलग अलग नाम से जानी जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब जगहों पर ये झूमिंग के नाम से जानी जाती है। मणिपुर में तमलाऊ, बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर दीपा के नाम से जानी जाती है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी दीपा के नाम से जानी जाती है। तो आगे हमारी पॉइंट है, अगर आप लोग अपनी बुक में देखोगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर झूमिंग के बारे में बता रखा है दैट व्हाट इज झूमिंग। डू यू नो में बताया हुआ है दैट इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसोला इन सेंट्रल अफ्रीका, लेडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो इन सब जगहों पर इस नाम से इसे जाना जाता है। तो इनका कोई ट्रिक तो नहीं पता है मुझे, बट आपको ये याद तो करने पड़ेंगे, बिकॉज 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। इंडिया के अंदर भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बेवार, धैया, पोदू, पेंडा, मतलब अलग अलग नाम से झूमिंग एग्रीकल्चर को जाना जाता है।
नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग है कि वो ऐसी फार्मिंग जो कि ऐसे एरिया में प्रैक्टिस करी जाए जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा हो, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी एरिया में और वहाँ पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करी जा सके, तो वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस करा जाता है। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी कि लेबर को ही यूज़ करा जाता है और यहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, यानी कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बायोकेमिकल इनपुट्स, इन सब का बहुत ज़्यादा हाई डोजेस इनके यूज़ करे जाते हैं ताकि हायर प्रोडक्शन, क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया है, खाना ज़्यादा चाहिए है और सब्सिस्टेंस क्या होता है कि वो खुद की ज़रूरत के लिए ही उगा रहा है, वो किसी और को नहीं देगा, वो अपने खुद की ज़रूरत के लिए उगा रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं ये इरिगेशन और बायोकेमिकल इनपुट्स की हाई डोजेस को यूज़ करते हैं ताकि हायर प्रोडक्शन ली जा सके। The right of inheritance leading to division of land among successive generations has rendered landholding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. क्योंकि अभी क्या है, आपको पता होगा कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस लाया गया था जिसके अंदर जो पर्सन चाहे वो ज़मीन खरीद सकता है। अब अगर ज़्यादा लोगों में वो ज़मीन बटी हुई है, मान लो मेरे पास 5 हेक्टेयर लैंड है और सभी लोग 10 लोगों में वो बटी हुई, यानी कि हाफ हेक्टेयर लैंड हर पर्सन के पास है और हर पर्सन को अपना गुजारा करना है, तो उसका क्या रहेगा कि वो अपनी उस एक पीस ऑफ लैंड पे, हाफ हेक्टेयर पे एक पर्सन क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ज़्यादा वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करेगा, ज़्यादा इरिगेशन यूज़ करेगा। तो इसी कारण से एग्रीकल्चर लैंड पर प्रेशर बनता है ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस कि लोग अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इसी कारण से अब फार्मर्स को तो ज़्यादा जो है अपना आउटपुट चाहिए है, लिमिटेड लैंड है, तो इसी कारण से एनॉर्मस प्रेशर रहता है एग्रीकल्चरल लैंड पर। तो नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी है क्या कि इसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करा जाता है ताकि हायर प्रोडक्टिविटी को गेन करा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जा सके। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कि कमर्शियलाइजेशन की डिग्री वेरी करती है हर रीजन में। यानी कि अगर हम राइस की ही बात ले लें एग्जाम्पल में, तो हरियाणा और पंजाब में राइस को कमर्शियल क्रॉप की तरह उगाया जाता है, यानी कि उन्हें मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है। बट अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर एक सब्सिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि लोग अपने घर का काम चलाने के लिए वो बाहर नहीं बेचते, वो अपने घर में ही काम चलाने के लिए कमर्शियल फार्मिंग को अपनाते हैं और यहाँ पर सब्सिस्टेंट क्रॉप को, राइस को एज अ सब्सिस्टेंट क्रॉप उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट प्लांटेशन। तो प्लांटेशन भी एक हमारी कमर्शियल फार्मिंग की टाइप है। इसके अंदर जो है लार्ज एरिया पर एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करा जाता है, ठीक है। प्लांटेशन के अंदर लार्ज ट्रैक्ट्स जो है लैंड के यूज़ करे जाते हैं, कवर करे जाते हैं और कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स को यहाँ पर यूज़ करा जाता है, यानी कि कैपिटल बढ़ाई जा सके और माइग्रेंट लेबर्स, यानी कि जो माइग्रेट करते रहते हैं लेबर्स, उनकी हेल्प से यहाँ पर कल्टीवेशन, प्लांटेशन करी जाती है। और यहाँ पर प्लांटेशन के अंदर जो भी प्रोड्यूस बन रहा है, जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है, वो सभी एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है। जैसे अगर हम टी की बात लें तो टी क्या है, टी एक प्लांटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि ब्रिटिशर्स ने प्रोड्यूस हमें करा था। तो वो एक लार्ज एरिया में उगाई जाती है और सीधा टी को यूज़ नहीं करा जाता, पहले उसे इंडस्ट्री में भेजा जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और देन उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट्स में आता है। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. तो क्योंकि कमर्शियल का ही टाइप बताया गया है तो मार्केट में बेचना है, अब बेचना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इन्हें एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, अच्छे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है प्लांटेशन एरियाज़ में, ताकि इंडस्ट्रीज़ तक और मार्केट्स तक ये सब अच्छी तरीके से, सही मात्रा में पहुंचाए जा सके।